नमस्कार दोस्तों। जब मैंने 2019 में नौकरी छोड़ी, आईएएस की नौकरी छोड़ी, उस वक्त मुझे पता था कि सरकार गलत राह पर जा रही है, सरकार देश को बर्बाद कर रही है। और मुझे यह भी पता था कि मुझे इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है, इन गलतियों के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि मेरा देश बचना चाहिए, मेरे देश के लोग बचने चाहिए। सरकार गलत विचारधारा के साथ बढ़ रही है। सरकार जो नागरिक बने थे 1947 में, या कह सकते हैं 1950 संविधान आने के बाद, तो वो नागरिक फिर से प्रजा बनाए जा रहे थे और उन्हें प्रजा में तब्दील किया जा रहा था, राजा की प्रजा में। मुझे पता था इसके खिलाफ लड़ना है। मुझे पता था कि वह विचारधारा देश को बर्बाद करने के लिए चल रही है, लेकिन बांटने के लिए चल रही है। तो मुझे उससे लड़ना था, इसलिए मैं अडिग था और मैं लड़ने निकल पड़ा। इस्तीफा दे दिया आईएएस की नौकरी से। यह कहना है केरल के क्वेट्टम में पैदा हुए उस युवा आईएएस अफसर के, जो इस्तीफा दे चुका है 2019। 2025 में भी भारत सरकार ने उससे कहा कि हमने आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, आप नौकरी ज्वाइन कीजिए। उसने कहा नहीं, मैं नौकरी नहीं ज्वाइन करूंगा। सरकार ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कि नौकरी ज्वाइन करिए, उसने कहा नहीं करूंगा। वो सच के लिए लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है। जी हां, मैं कन्नन गोपीनाथन की बात करता हूं। उस कन्नन गोपीनाथन की जो न्याय की लड़ाई लड़ने निकला था, लेकिन उसने 6 साल जब यह देखा कि असल में कौन है जो देश के लिए लड़ रहा है, असल में कौन है जो देश के लिए सोचता है, और असल में कौन है जो आइडिया ऑफ इंडिया है, तो वह समझ में आया कि वह कांग्रेस है और उसके लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जी हां, यह कन्नन गोपीनाथन का कहना। गोपीनाथन चाहते नौकरी छोड़ने के जस्ट बाद ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते थे, कह सकते थे कि हां हम आते हैं और हमें इसका फायदा मिलेगा, चुनाव में फायदा मिलेगा। लेकिन नहीं, उन्होंने किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया। कन्नन एक गरीब क्लर्क के यहां पैदा हुए थे, और उस क्लर्क का बेटा, जिस क्लर्क ने सोचा था मेरा बेटा आईएएस बने, वो कलेक्टर के दफ्तर में काम करता था, उसे कलेक्टर दिखता, उसका बेटा कलेक्टर बना। उसके पहले उसका बेटा इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुआ, टॉपर्स में था, और बीआईटी मिश्रा से उसने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद में कारपोरेट ने उसे आके वही इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट किया और ले गए, नौकरी दी। उसकी साथी जो उसके साथ निकली थी, वो हिमानी पाठक, उसको भी नौकरी मिली। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, शादी भी की। वो आईएएस की उसने परीक्षा दी, पिता की इच्छा पूरी करनी थी, आईएएस से एक सपना था। वो आईएएस में सेलेक्ट हुआ, टॉपर्स की लिस्ट में था, और उसके बाद उसे उसका पसंदीदा एजीएमयूटी काडर भी मिला, नौकरी भी अच्छे से चल रही। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं यहां सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे आईएएस बनना, मुझे देश की सेवा करनी है, सच की सेवा करनी है, आइडिया ऑफ इंडिया की सेवा करनी है। और वो उसके लिए सदैव जितने दिन नौकरी की, उसके लिए 2012 से लेके 2019 तक उसने कलेक्टर से लेके सारे पद संभाल लिए। और इसके बाद में 2019 में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने अवैध तरीके से वहां पर जम्मू कश्मीर में
पूरे लोगों को नजरबंद करके, वहां इंटरनेट और दूसरी सारी चीजें बंद करके, कर्फ्यू लगा के, वहां पर उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया। तो लगा सरकार का अधिकार है, वो कोई अनुच्छेद हटा सकती है, कोई निकाल सकती है, कुछ कर सकती है, ठीक है। लेकिन यदि वो ये नजरबंदी करके कर रही है, कर्फ्यू लगा के कर रही है, इंटरनेट बंद करके कर रही है, कॉल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मीडिया को बैन करके कर रही है, तो इसका मतलब है वो जन भावनाओं के विपरीत, और वो जनता की भावनाओं को कुचलने का, वो जनता को फिर से प्रजा बना देने का है, नागरिक नहीं। इसलिए उसने इस्तीफा, और इस्तीफा देने के बाद में उसने कहा ये प्रोटेस्ट है मेरा। एक और अफसर ने दिया, वो जम्मू कश्मीर का ही था, शाह फैजल, और वो शाह फैजल उस समय बोला अभिव्यक्ति की आजादी, जम्मू कश्मीर की आजादी, और न जाने क्या क्या कहते हुए। लेकिन 2022 आते आते वो सरेंडर कर गया और फिर से सरकार के पास गुहार लेके पहुंच गया कि मुझे फिर से ज्वाइन करा दो, और उसने ज्वाइन कर ली, वो नौकरी कर रहा है। लेकिन कन्नन विश्वनाथ, वो एक रिच फैमिली से, कन्नन गोपीनाथन एक सामान्य से क्लर्क का बेटा, उसने कहा नहीं, जिसके पिता ने कलेक्टर का सपना इन आंखों से देखा था, उसने कहा पिता जी से कि पापा आप चाहते क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम सही दिशा में चले, कलेक्टर मैं इसलिए चाहता था कि तुम सच की सेवा करो। और वो कन्नन गोपीनाथन आकर के 6 साल उसने पूरे देश में घूमा, देश भर में जाके समझा, और समझने के बाद उसने अंत में आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर। और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन उस समय की जब कोई वहां चुनाव नहीं है, उसे कोई लोकसभा का टिकट नहीं मिलना है, उसे कोई विधानसभा का टिकट नहीं मिलना है। उसने इसलिए ज्वाइन की कि वो उस आवाज को बुलंद करना चाहता, और उसने कहा मैंने सबकी समीक्षा करने के बाद यह समझा कि देश के लिए इससे अहम कुछ नहीं हो सकता, और चूंकि लड़ना है तो मैं लड़ूं कहां पर, किस प्लेटफॉर्म पर? तो वह प्लेटफॉर्म कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ही आइडिया ऑफ इंडिया है, और उसके नेता राहुल गांधी आइडिया ऑफ इंडिया के आइकॉन है। जी हां, यह बात बताई कन्नन गोपीनाथ। उसी केरल से आते हैं जिस केरल में आरएसएस की शाखाओं में उस बच्चे के साथ, 4 साल के बच्चे के साथ रेप होता रहा। 22 साल तक वो इस रेप का शिकार हुआ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, पता नहीं कितने बार, अनगिनत बार। और न जाने कितने आरएसएस के प्रचारकों ने, सबने उसके साथ यही किया। वह भी इंजीनियर था, आईटी प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहा था, मानसिक रूप से विकृत हो चुका था। अंत में उसने आत्महत्या कर, इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो लड़ नहीं पाया, उसके अंदर लड़ने का उतना बूता नहीं आ पाया, क्योंकि उसके पिता ने, जो उसके पिता भी आरएसएस के, उन्होंने उसे भेजा था आरएसएस में, आरएसएस के लिए समर्पित किया था, और आरएसएस के लिए समर्पित किया था तो उसे मौत गले लगानी पड़ी। वो संघर्ष नहीं कर सकता था, लड़ नहीं सकता था। यह अंतर है दोनों, कि आप आरएसएस में जाएंगे तो कायर बन जाएंगे, और यदि आप सचमुच जनसेवा की भावना रखते हैं और वह सोचकर कलेक्टर बनने की सोचते हैं और बन भी जाते हैं, तब भी आपके मन में वह सेवा होगी, वह सच होगा, वह ईमानदारी होगी। तो वह कन्नन गोपीनाथन में दिखाई। 2 अंतर आप। तीसरा अंतर,
जिस जम्मू कश्मीर की बात होती है, जिसे मुसलमान और न जाने क्या क्या कह के लांछित किया जाता है, वही का मुसलमान परिवार से, एक अच्छे मुसलमान परिवार से आने वाला साफ फैजल लड़ नहीं सका। उसने प्रोटेस्ट करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन वो ज्यादा देर नागरिक नहीं बन सका। अंततः वो प्रजा बन गया और प्रजा बन के नौकरी करने लगा। अब आप सोच लीजिए, यह अंतर देखिए आप, इस तरह से अंतर होता है। तो लड़ने वाला यह भूल जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, वो लड़ने निकल पड़ता है, परिणाम की चिंता नहीं करता। यही बात कृष्ण ने गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के अर्जुन से कही थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। यानी कर्म की करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो मिलेगा ही। तो वही चीज है, उन्होंने अर्जुन से यही कहा था कि हे अर्जुन, लड़ोगे, जीतोगे तो विजेता कहलाओगे, राज भोगोगे, और लड़ोगे, मर जाओगे तो शहीद कहलाओगे, और तब भी आपको। तो अब फैसला यह था, ये 3 आदमी मैंने बताए, फैसला यह था कौन लड़ेगा। तो लड़ने कन्नन गोपीनाथन निकले, राहुल गांधी से प्रेरित होकर निकले। राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं, वो परिवार राजनैतिक तौर पे इस देश की सबसे बड़ी ताकत, और आज से नहीं, 100 साल से अधिक से वह परिवार 1915 से इस देश में ताकत है। और ताकत तो वो 1857 में भी था, जब पंडित गंगाधर नेहरू दिल्ली के शहर कोतवाल, सब कुछ था। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, वो लड़े अंग्रेजों से, घायल हुए और शहीद हो गए। कुछ समय बाद उनके बेटे मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े, देश के सबसे बड़े, सबसे महंगे वकील थे। वो देश के लिए लड़े और लखनऊ जेल में, देश के लिए जेल अस्पताल में मर गए। उनकी पत्नी देश के लिए लड़ी, स्वरूप रानी जी, और सिर पर लाठी लगी और मर गई, शहीद हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू देश के लिए लड़ी, जेल गई, टीवी के मरीजों के बीच में बंद कर दिया गया, गंभीर रूप से टीवी हो गया, और देश के लिए शहीद हो गए। उनके भाई, उनके बहनोई, उनके परिवार के इतने लोग। श्रीमती इंदिरा गांधी देश को की एकता, अखंडता को बचाने के लिए लड़ती रही, अपना जीवन दे दिया, लेकिन समझौता नहीं किया। उनके बेटे राजीव गांधी, यानी राहुल गांधी के पिता, इस देश में क्षेत्रीय शांति के लिए, सबके लिए उन्होंने पूरा काम किया, जीवन दे दिया, लेकिन समझौता नहीं किया। वैसे ही राहुल गांधी के पास में बहुत अच्छे ऑप्शन थे। दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु के साथ वो काम कर रहे थे, माइकल के साथ, छोड़ करके संघर्ष की राह पकड़ी। सत्ता में थी सरकार, तब भी अपनी सरकार से लड़ रहे, सत्ता चली गई तब भी देश के लिए लड़ा है। सोचिए आप, यही वजह है कन्नन गोपीनाथन कहते हैं कि हम इसलिए आए। तो यह अंतर आपको देखने को मिलेगा। एक विचारधारा जो अपने ही लोगों के साथ में, लड़के हो, लड़कियां हो, कोई हो, उनके साथ रेप करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, उत्तराखंड में जो हरिद्वार में इनकी महिला पदाधिकारी थी, वो अपनी बेटी को परोसती थी अपने बढ़ने के लिए, राजनीति के लिए। इनके उत्तराखंड में ही भाजपा के तमाम पदाधिकारी जो है रैकेट चलाते थे देह व्यापार के। इसी तरह मध्य प्रदेश में इनके लोग ये चलाते थे, बनारस में इन्हीं के लोग देह व्यापार का धंधा चलाते थे। इसी तरीके से आपने मेघालय के इनके प्रदेश उपाध्यक्ष को देखा,
वो भी इसी तरह करता था और इसी तरीके से हर जगह हो रहा। और यही कि उस व्यक्ति ने अपने बेटे को, 4 साल के बेटे को सौंप दिया, उसका यौन शोषण होता रहा, वो मानसिक रूप से विकृत हो गया। और क्यों अधिकतर समझौता करते हैं? क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही मानसिक तौर पे ऐसा तैयार कर दिया जाता है कि उन्हें ये कोई अननेचुरल नहीं लगता है, उन्हें लगता है ये तो सामान्य सी बात, ये तो करना ही पड़ेगा, बचपन से ही सिखा दिया, इसलिए सारे कर्म करते। तो यह अंतर, यहां क्या सिखाया जाता है? नहीं, देश बड़ा है, देश की एकता बड़ी है, विभिन्नता में एकता बड़ी है, देश को अखंड रखना है और देश के लिए शहीद हो जाना है, देश के लिए लड़ना है, बलिदान करना है, यह सोच होती है। तो ये दो सोच, तो कन्नन गोपीनाथन ने उस सोच को, कुछ लोग लड़ने निकलते हैं, चंद दिनों में हार मान लेते हैं, शाह फैजल उसका उदाहरण। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ वक्त बाद सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि एक गंभीर लड़ाई नहीं रह सकती। इसका एक उदाहरण सबसे बड़ा है वीरभद्र सिंह, हिमाचल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी बेटी की शादी थी, विदाई होने वाली थी, उसी वक्त ईडी उनके यहां पहुंच जाती है छापा मारने। सोचिए, बेटी की शादी कर रहे हैं, एक दिन रुक जाते। इतनी बेशर्मी उन्हें कहा गया कि कांग्रेस ज्वाइन करो, कांग्रेस छोड़ो, भाजपा ज्वाइन करो, हम तुम्हें साथ दें। ईडी ने कहा, उन्होंने कहा आए हैं तो खाना खा के जाइए, जो चेक करना है कीजिए, हम नहीं। उनकी बेटी डर गई, उन्होंने बेटी के सिर पे हाथ रखा और कहा, जब गांधी के साथ खड़ा हुआ जाता है, कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ जाता है, तो लड़ा जाता है, और तब ये झेलने के लिए तैयार भी रहना पड़ता है। तो ऐसे वीरभद्र सिंह थे, उनकी प्रतिमा की स्थापना थी और उसके लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वहां पहुंचे थे। और जब वहां पहुंचे थे तो आप सोचिए, राहुल गांधी वहां नहीं थे, लेकिन वहां प्रियंका बोल रही थी, तब भी राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लग रहे थे। और जब और भी कार्यक्रम हो रहे थे, कोई भी बोल रहा था, तो राहुल गांधी की जय जयकार हो गई। क्यों? क्योंकि यह देश संघर्ष करने वालों के साथ खड़ा होता है, यह देश नागरिकता को चाहने वालों के साथ खड़ा होता है, प्रजा बनने वालों के साथ नहीं। वीरभद्र सिंह राज घराने से थे, लेकिन उन्होंने सदैव एक नागरिक बनके जो वहां के लोगों को नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया, खुद नागरिक बने और नागरिक, यह अंतर था। वो राजा की तरह, रजवाड़ों की तरह नहीं करते। तो यह अंतर होता है, वो लोग सरेंडर कर देते हैं जो राजे रजवाड़ों की तरह रहते। आपने देख लिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरेंडर कर गए। आपने देख लिया है, ग्वालियर का वो ज्योतिरादित्य सिंधिया सरेंडर कर गया, उनकी दादी सरेंडर कर गई थी। तो इसी तरीके से, लेकिन न सरेंडर करने वाले भी लोग हैं। तो आपको यह देखना होगा कौन है, क्योंकि तमाम राजे रजवाड़े नहीं चाहते थे यह आजादी, वो चाहते थे अंग्रेजी हुकूमत रहे तो उनकी सत्ता बरकरार रहे। लेकिन गांधी और नेहरू ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी और आइडिया ऑफ इंडिया दिया कि हम संघर्ष करेंगे। 1 साल का, 2 साल का संघर्ष नहीं था, 1855 से इस संघर्ष का बिगुल बजा था। 1857 में शुरुआत हुई और होते 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 1885 में कांग्रेस पार्टी बन के खड़ी हो गई और लड़ने लगी। और उसके बाद 1947 में आजाद हुए और 1950 में इस देश के नागरिकों को, प्रजा को नागरिक बना पाए थे। तो अब बनी हुई प्रजा जो नागरिक बनी है, वो यदि नागरिकता छोड़ के गुलामी करना चाहती है तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन नागरिक बनना है तो आपको सही राह पे आना पड़ेगा, जो राह कन्नन गोपीनाथन ने करी। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं
डरो मत, डराओ मत। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को वो खोलोगे तो आप खड़े हो या ना हो, आपकी जय जयकार हो रही है।